जीवनी। है अकबर मुगल काल का सबसे कुशल शासक और धर्म निरपेक्ष बादशाह था। मुगल काल का इतिहास बहुत बड़ा और प्राचीन है। दोस्तों, आज हम आपको अकबर के इतिहास और उनकी जीवनी से अवगत करवाते हैं। अकबर का प्रारंभिक जीवन 1540 ईस्वी में मुगल सम्राट हुमायूं चौसा और कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी से पराजित हो गया था और सिंध की तरफ कूच करते हुए उन्होंने हुमायूं के छोटे भाई के अध्यापक शेख अली अकबर जामी की 14 वर्ष की बेटी हमीदा बानो बेगम से निकाह कर लिया। हमीदा ने 15 वर्ष की उम्र में ही सिंध प्रांत में जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर को जन्म दिया। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था, जिस समय उनके माता पिता सिंध प्रांत के हिंदू राजा राणा प्रसाद की शरण में थे। हुमायूं के निर्वासन के दौरान अकबर को काबुल लाया गया और उसके चाचाओं ने उसकी परवरिश की। उन्होंने अपना बचपन शिकार और युद्ध कला में बिताया, लेकिन पढ़ना लिखना कभी नहीं सीखा। 1551 में अकबर ने अपने चाचा हिंडल मिर्जा की इकलौती बेटी रुकैया सुल्तान बेगम से निकाह कर लिया। इसके कुछ समय बाद ही हिंडल मिर्जा की युद्ध के दौरान मौत हो गई। हुमायूं ने 1555 में शेरशाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह को पराजित कर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इसके कुछ समय बाद ही हुमायूं की मृत्यु हो गई। अकबर के अभिभावक बैरम खान ने 13 वर्ष की उम्र में ही 14 फरवरी 1556 में अकबर को दिल्ली की राजगद्दी पर बिठा दिया। बैरम खान ने उसके वयस्क होने तक राजपाट संभाला और अकबर को शहंशाह का खिताब दिया। अकबर के सैन्य अभियान। सूरी साम्राज्य ने छोटे बालक का भय न रखते हुए हुमायूं की मौत के बाद फिर से आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बैरम खान के नेतृत्व में उन्होंने सिकंदर शाह सूरी के खिलाफ मोर्चा निकाला। उस समय सिकंदर शाह सूरी का सेनापति हेमू था और बैरम खान के नेतृत्व में अकबर की सेना ने हेमू को 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में पराजित कर दिया। इसके तुरंत बाद मुगल सेना ने आगरा और दिल्ली पर अपना आधिपत्य कर दिया। अकबर ने दिल्ली पर विजय प्रवेश किया और 1 महीने तक वहां पर निवास किया। उसके बाद अकबर और बैरम खान दोनों पंजाब लौट गए, जहां पर सिकंदर शाह फिर से सक्रिय हो गया था। अगले 6 महीनों ने मुगलों ने सिकंदर शाह सूरी के खिलाफ दूसरा बड़ी लड़ाई जीत ली थी। सिकंदर शाह इसके बाद बंगाल भाग गया। अकबर की सेना ने वर्तमान पाकिस्तान के लाहौर और पंजाब इलाके पर कब्जा कर लिया था। अकबर ने राजपूताना शासकों को हराकर अजमेर पर भी कब्जा कर लिया था और इसके बाद ग्वालियर किले पर भी सूरी सेना को हराकर कब्जा कर लिया। अकबर के शासन में मुगल परिवार की बेगमों को काबुल से भारत लाया गया। जो उसके दादा बाबर और पिता हुमायूं नहीं कर पाए, वो अकबर ने कर दिखाया। 1559 में मुगलों ने राजपूताना और मालवा की तरफ से कूच किया। अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खान से विवाद के कारण उसको साम्राज्य विस्तार के लिए रोक दिया। 18 वर्ष की उम्र में जवान बादशाह ने राजपाट के कार्यों में रुचि दिखाना शुरू कर दिया। अकबर ने अपने रिश्तेदारों के बहकावे में आकर बैरम खान को 1560 में निष्कासित कर मक्का में हज पर जाने का आदेश दे दिया। बैरम खान मक्का के लिए रवाना हो गए, लेकिन रास्ते में शत्रुओं के बहकावे में आकर क्रांतिकारी बन गए। बैरम खान ने मुगल सेना पर पंजाब में धावा बोल दिया, लेकिन पराजित होकर समर्पण करना पड़ा। अकबर ने उसे फिर भी क्षमा कर दिया और उसे फिर मक्का जाने का विकल्प दिया, जिसको उसने स्वीकार कर लिया। मक्का में जाते वक्त व्यक्तिगत प्रतिशोध के चलते एक अफगानी ने उसकी हत्या कर दी। 1560 में अकबर ने फिर से सैन्य अभियान शुरू किया। अकबर के धर्म भाई आदम खान और मुगल सेनापति पीर मोहम्मद खान ने मालवा पर आक्रमण कर दिया। सारंगपुर के युद्ध में अफगान शासक बाज बहादुर पराजित हो गए थे और खानदेश भाग गए थे। अकबर ने मालवा पर अपना कब्जा कर लिया और बाज बहादुर ने कई सालों तक अकबर की सेवा की। 1562 में आदम खान का अकबर के साथ विवाद हो गया और अकबर ने उसको आगरा में अपने राजमहल की छत से नीचे गिरा दिया। उसकी मृत्यु सुनिश्चित करने के लिए उसने दोबारा आदम खान को ऊपर से गिराया। अकबर ने अपने शासन में कई नियम और कानून बनाए। अकबर के खिलाफ विद्रोह करने की काफी क्रांतिकारियों ने कोशिश की, लेकिन अकबर ने उनको मौत के मुंह में पहुंचा दिया। 1564 में मुगल सेना ने गोंडवाना राज्य पर आधिपत्य कर लिया। अकबर का साम्राज्य और मृत्यु। अकबर का अगला सैन्य अभियान बंगाल और गुजरात था। 1572 में उसने गुजरात की राजधानी अहमदाबाद पर अपना कब्जा कर लिया था। गुजरात पर अपना कब्जा करने के बाद फतेहपुर सिकरी लौटकर उसने अपनी जीत के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनाया। 1593 में अकबर ने दक्कन में सुल्तानों के खिलाफ
सैन्य अभियान चलाया। अकबर ने बुरहानपुर के आसिरगढ़ किले पर कब्जा कर लिया। 1605 में उसकी मौत से पहले उसने बंगाल की खाड़ी तक अपना साम्राज्य फैला दिया था। पेचिश की वजह से 3 सप्ताह तक बीमार रहने के बाद अकबर की मौत हो गई। अकबर की कब्र आगरा में बनाई गई है। अकबर का निर्माण कार्य। मुगल स्थापत्य कला हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य का मिश्रण था। अकबर ने इन दोनों के मिश्रण से कई इमारतें बनवाई थी। अकबर के निर्माण का अपना अलग तरीका था, जिससे उसने भवन, इमारतें, महल, मस्जिद, कब्रें और किले बनवाए। अकबर ने सबसे पहले आगरे के किले का निर्माण करवाया था। इस किले के 2 द्वार दिल्ली गेट और अमर सिंह गेट है। अकबर ने लाल पत्थरों से 50 से भी ज्यादा इमारतों का निर्माण करवाया था, जिसमें से कुछ अभी भी और कुछ लुप्त हो गए हैं। इसमें अकबरी महल और जहांगीर महल, इन दोनों महलों को एक ही तरीके से बनवाया गया है। इसके बाद उसने लाहौर का किला और इलाहाबाद का किला बनवाया। उसकी स्थापत्य कला का सबसे सुंदर नमूना फतेहपुर सिकरी था, जिसे उसने अपनी राजधानी बनाया था। इस वीरान जगह को पूरा करने में अकबर को 11 साल लग गए थे। इस शहर को उसने 3 तरफ से दीवारों से और एक तरफ से कृत्रिम झील बनवाई। इस दीवार के 9 दरवाजे और इसका मुख्य द्वार आगरा गेट है। उसने बुलंद दरवाजा का भी निर्माण करवाया, जो मार्बल और बलुआ पत्थरों से निर्मित है। दीवाने खास भी इसकी प्रसिद्ध इमारत है। अकबर ने गरीबों की मदद करने के लिए कई सरायों का निर्माण करवाया। इसके अलावा कई विद्यालयों और इबादत करने की जगह का निर्माण करवाया। तो दोस्तों, ये थी जानकारी अकबर के इतिहास के बारे में और उनके जीवनी के बारे में। हालांकि इतिहास में अकबर को अकबर महान के तौर पर जाना जाता है, और क्यों जाना जाता है इसके पीछे भी एक वजह है। कुछ लोग कहते हैं कि अकबर महान था और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं था। हर तरह की बात के पीछे सबके अपने अपने लॉजिक हैं, और जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। अकबर के बारे में ग्रेट कहे जाने के पीछे जो चीजें हमें इतिहास में लिखी हुई मिलती हैं, उनकी बात हम आज करेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे कि अकबर क्यों ग्रेट नहीं था। इस बारे में लोगों का कहना है कि इतिहास चूंकि उस जमाने में लिखा गया है जब वो राज कर रहा था, तो उसका निष्पक्ष होना जरूरी नहीं है। हालांकि ये ठीक बात है, और दूसरी जो बात लोग कहते हैं वो ये कि वो भी एक सामान्य राजा था, जिसमें एक राजा होने के तमाम दुर्गुण भी शामिल थे, जो किसी भी बड़े राज्य के सत्तारूढ़ राजा में होते हैं। जैसे कि वो बेहद कामुक, अय्याश, और उसके हरम में बहुत सी औरतें थी, जिनकी संख्या करीब 5000 बताई जाती है, जिन्हें वो अपने और अपने राज्य के कर्मचारियों के मनोरंजन के लिए रखता था। उसके अनुसार औरतें केवल ऑब्जेक्ट थी। अब अगर हम इस बात को समझें तो ये समझना मुश्किल नहीं कि सत्ता के साथ शराब और दूसरी तरह के नशे के अलावा जितना कुछ भी है जो आज हम इस दौर में गलत मानते हैं, वो सब पहले की संस्कृति का हिस्सा था, भले ही वो गलत क्यों ना हो। और कुछ गिने चुने राजाओं की बात अगर नहीं करें तो करीब करीब सभी तरह के राजाओं ने अपने राजकाल में अय्याशी की है, और अय्याशी की सारी हदें पार की है। राजनीति की बात करें तो ये सिलसिला आज भी जारी है, इसीलिए हम इस बारे में सटीक कुछ भी नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हिस्ट्री हमें पढ़ने में जो दी जाती है वो कितनी सच है और कितनी झूठ, लेकिन हाँ, जो जानकारी हमें इतिहास से मिलती है उस बारे में हम कुछ जानकारियाँ उस जमाने को समझने में उपयोग कर सकते हैं। और हमारे इस वीडियो का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि अकबर वाकई में ग्रेट था या नहीं। इस वीडियो में हम सिर्फ आपको कुछ ऐसे इतिहास में लिखी हुई चीजें बताएंगे जो आसानी से उपलब्ध हो गई हैं। आइए अब बात करते हैं कि इतिहास के अनुसार अकबर क्यों महान था और उसके पक्ष में कौन से ऐसे तर्क हैं जो हमें इतिहास में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, 1562 में अकबर ने युद्ध बंदियों को बंदी बनाए जाने और उनकी पत्नी और बच्चों को खुले मार्केट में नीलाम करने को निषेध कर दिया था। 1563 में उसने जाजिया टैक्स और पिलग्रिमेज टैक्स जैसे टैक्सेस को खत्म कर दिया था, जो गैर मुस्लिमों पर लगाए गए थे और इसलिए लगते थे कि वो लोग अपनी पूजा पाठ के लिए पवित्र माने जाने वाले स्थानों पर जाते थे या एक से दूसरी जगह जाते थे। उसने 1564 में ये नियम बना दिया कि इसके लिए दूसरे नजरिए से टैक्स लगाया जाएगा कि कोई व्यक्ति कितना धनी है, बजाय इसके कि धर्म के आधार पर टैक्स देना पड़े। अकबर पहला ऐसा शासक था जिसने अपने मंत्रिमंडल में हिंदू लोगों को भी जगह दी थी और हिंदुओं के लिए ये एक मौका था कि वो भी अपने राज्य के कामकाज और उससे जुड़े फैसलों में अपनी भागीदारी दे सकते थे, क्योंकि इससे पहले किसी भी मुगल साम्राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि हिंदू किसी अच्छी रैंक के अधिकारी की पोस्ट पर काबिज हो सके। ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने अपने राज्य में बाल
विवाह को बैन कर दिया था और लड़कियों के लिए 14 साल और लड़कों के लिए 16 साल की उम्र निर्धारित की थी। अकबर ने मैरिज टैक्स का प्रावधान किया ताकि बहु विवाह की प्रथा को कम से कम किया जा सके। अकबर ने विधवा विवाह की प्रथा को भी बल दिया था। साथ ही उसने सती प्रथा को भी बैन कर दिया और सभी अधिकारियों को इस पर अमल करवाने के लिए बाध्य किया कि ये केवल एक ही स्थिति में होना चाहिए जब कोई औरत ये चाहती हो कि वो अपने पति के साथ सती होना चाहती है। अकबर ने सिविल लॉ की अलग सी व्याख्या की और इस तरह की व्यवस्था लागू की जिसमें सभी धर्म अपने अपने रीति रिवाजों और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अपनी अपनी पॉलिसी बना सकते थे। अकबर ने हिंदू धर्म के हिसाब से पवित्र माने जाने वाले दिनों पर मांस के बिकने पर भी पाबंदी लगा दी ताकि दूसरे धर्म के लोगों की भावनाओं का भी ख्याल रखा जा सके। उसने हिंदू साहित्य का अनुवाद करवाने के लिए भी अलग से व्यवस्था की ताकि हिंदुओं के रीति रिवाज को भी गहराई से समझा जा सके। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे फैक्ट्स जो दिखाते हैं कि अकबर अपने से पहले वाले मुगल शासकों से बहुत अलग था और उसने अपनी प्रजा के लिए बहुत ईमानदारी दिखाई, जिसकी वजह से उसका साम्राज्य इतना फैला और इतना स्थायित्व लिए हुए था। तो दोस्तों